इंटरनेशनल ट्रेड डालो हेडिंग चैप्टर नंबर 9। इसमें सबसे पहले हम करेंगे यूनिट नंबर 1। इसका नाम लिखो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो बहुत ही इजी चैप्टर है ये वाला, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसके नाम से वैसे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं हम। बताओ इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? इंटरनेशनल ट्रेड, बेसिकली ट्रेड करना है, व्यापार करना है, और वो भी दूसरे देशों के साथ, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड। तो उसकी कुछ थ्योरियाँ पढ़नी है इस यूनिट के अंदर। तो बहुत ही सिंपल, इसमें छोटी छोटी बातें। तो लिखो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन। तो पहले हम कुछ इंट्रोडक्टरी बातें लिखते हैं। इंट्रोडक्शन फर्स्ट स्टेप डाल के, इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को ब्लॉक बना लेना, एज वेल एज रिसोर्सेज को भी ब्लॉक बना लेना, बिटवीन कंट्रीज। और इसमें आप एक्सचेंज को हाईलाइट कर लेना। तो इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ब्लॉक बना लेना, एज वेल एज रिसोर्सेज बिटवीन कंट्रीज। तो भाई इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है बड़ा सिंपल सा कि आप, अगर हम इंडिया की बात करें तो हम किसी दूसरे कंट्री या दूसरे कंट्रीज़ के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? गुड्स और सर्विसेज। इतना तो बच्चे को पता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ रिसोर्सेज की भी बात हो रही है, साधन। तो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर थ्योरी में कि मतलब इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज भी देशों के बीच में एक्सचेंज हो रहे हैं, और साधन भी एक्सचेंज हो रहे हैं। साधन तो रिसोर्सेज की कोई एग्जाम्पल दो, टेक्नोलॉजी, मशीन, लेबर एक्सेट्रा, रॉ मटेरियल, है ना। तो मतलब इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है गुड्स और सर्विसेज और रिसोर्सेज जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं कंट्रीज़ के बीच में। सेकंड एरो। अब सेकंड एरो के लिए आपको पेज पूरा हाफ करना है, मतलब ऐसे बड़ा सा। एक साइड में हम लिखेंगे बेनिफिट्स, कि इसका क्या फ़ायदा है, इंटरनेशनल ट्रेड के क्या फ़ायदे हैं। और दूसरी तरफ लिख लेते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है इंटरनेशनल ट्रेड के? तो एक तरफ लिख लेते हैं पहले बेनिफिट्स, फिर दूसरी तरफ लिख लेंगे डीमेरिट्स, नुकसान क्या है। तो इंटरनेशनल ट्रेड करने के पहले फ़ायदे लिख लेते हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। हाँ, बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो लिखते हैं पहले बिंदी दाल डाल के। पहला है इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड contributes to economic growth and rising incomes. Economic efficiency and contributes to economic growth and rising income. तो सिंपल सा मतलब है कि इससे इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ती है, मतलब देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी और लोगों की इनकम्स भी बढ़ेगी। तो इंटरनेशनल ट्रेड के मतलब बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, उनमें से पहला ये है कि एफिशिएंसी बढ़ेगी इकोनॉमी में, इकोनॉमी ग्रो करेगी और इनकम्स बढ़ेंगी लोगों की। दूसरी बिंदी, ग्रेटर efficiency in use of natural, human, industrial and financial resources ensures productivity gains. तो ग्रेटर एफिशिएंसी इन यूज ऑफ नेचुरल, ह्यूमन, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंश्योर्स प्रोडक्टिविटी गेन्स। तो जब आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ करोगे तो उससे दूसरा ये भी फायदा होगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हमारी क्या बढ़ जाएगी? प्रोडक्टिविटी। तो इसको बोल दिया प्रोडक्टिविटी गेन्स। तो ज़्यादा एफिशिएंट काम करने से, रिसोर्सेज को ज़्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल करने से हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ये भी फायदा हो जाएगा। तीसरा फायदा, तीसरी बिंदी, एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड न्यू मटीरियल्स। आप नए बाजारों में जा सकते हो। अब आपका सामान कनाडा में भी बिक रहा है, सिंगापुर में भी बिक रहा है, तो आपको नए नए मार्केट्स का एक्सेस मिल जाएगा, ये भी आपका एक फ़ायदा हो जाएगा। चौथी बिंदी, स्टिमुलेट्स इनोवेशन। आविष्कार कर पाओगे आप नए नए इंटरनेशनल ट्रेड से। ये भी फ़ायदा होता है कि इससे इनोवेशंस स्टिमुलेट होते हैं। स्टिमुलेट मतलब कि जनरेट होते हैं, बन पाते हैं, सोच पाते हैं, लोग नई नई चीज़ें, नई नई बातें लेकर आते हैं बाजार। तो स्टिमुलेट्स इनोवेशन। अगली बिंदी, और क्या फ़ायदा होगा? इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्वालिटी इंप्रूव होगी गुड्स की, क्योंकि आज हमारा कंपटीशन इंटरनेशनल है, अलग अलग देशों के साथ है, तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी। उसके बाद अगली बिंदी, और क्या फ़ायदा होगा बताओ? हाँ, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ये भी फ़ायदा होगा। बाकी लिख लेते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट बेहतर होगा।
जो मतलब लोग हैं, जो काम कर रहे हैं लोग, उन्हें ज़्यादा सीखने को मिलेगा, उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी पता चलेंगी। तो जो पिछड़े देशों के लोग हैं उन्हें इंटरनेशनल ट्रेड से ये भी फायदा होता है कि उनका ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, वहाँ के कारीगरों को, वहाँ के लेबर को नई नई चीज़ें पता चलेंगी, अच्छा ये भी होता है, ऐसे बनाते हैं। और क्या फ़ायदा होगा? स्ट्रेंथन बॉन्ड्स बिटवीन कंट्रीज, स्ट्रेंथन बॉन्ड्स बिटवीन कंट्रीज। दो देशों का जो रिश्ता है, दो देशों का जो बॉन्ड है वो और मजबूत होगा, गहरा होगा। तो स्ट्रेंथन बॉन्ड्स बिटवीन कंट्रीज, तो जिन कंट्रीज के साथ आप ट्रेड करोगे तो उनके साथ आपके रिश्ते और पक्के हो जाएंगे। बाकी बस एटसेट्रा एटसेट्रा लिख लो, मतलब और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो आप सोच भी सकते हो और जो आप नहीं भी सोच सकते। तो मतलब समझ आ गया, तो बहुत सारे फायदे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, बहुत सारे फायदे हैं। तो हमने कुछ मुद्दे वाले लिख लिए कि कितने सारे फायदे हैं इंटरनेशल ट्रेड के। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि भाई खाली फायदे ही नहीं होते, इंटरनेशनल ट्रेड से नुकसान भी हो सकते हैं। तो नुकसान बताओ क्या हो सकते हैं? ब्रेन ड्रेन से और बड़े नुकसान बताओ। हाँ, डेवलपिंग या जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो जो पावरफुल नेशन होगा वो छोटे कंट्री को एक्सप्लॉइट कर सकता है, ये एक मेजर डीमेरिट मतलब हो सकता है। और भी कुछ हो सकता है, तो लिख लेते हैं बिंदी डाल के। तो पहला लिख लो, ऑफन नॉट इक्वली बेनिफिशियल, ऑफन नॉट इक्वली बेनिफिशियल टू ऑल नेशंस। सभी को बराबर का ये फायदा दे ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है ना। दूसरा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अंडर डेवलप्ड नेशंस। जो पिछड़े देश हैं उनका आर्थिक शोषण किया जा सकता है, पावरफुल नेशन उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है, उनसे तो खरीद लेगा सस्ते में सामान और अपना वाला महंगे में बेच लेगा। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है अंडर डेवलप्ड नेशंस का। और क्या नुकसान होते हैं? डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो लिखते हैं। तो सब्सटेंशियल एनवायरमेंटल डैमेज, पर्यावरण का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि आज इतना कंपटीशन हो गया है इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। तो हर देश जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन में लग गया, और इतना प्रोडक्शन में लग गया कि वो पर्यावरण को ही नुकसान पहुंचा रहा है। अगली डिमेरिट, एग्जॉस्शन, एग्जॉस्ट लिख के ION, एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसी चक्कर में हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, अकाल बढ़ता जा रहा है। तो एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। उसके बाद और क्या डिमेरिट? हाँ मतलब हमें, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावना, लेकिन हमें 12th वाले लिखने नहीं है, हमें लिखने हैं CA फाउंडेशन वाले। तो और क्या नुकसान है? अगला नुकसान है, ट्रेड साइकिल्स आर ऑल्सो लाइकली टू गेट ट्रांसमिटेड रैपिडली टू अदर कंट्रीज, रैपिडली टू अदर कंट्रीज। ट्रेड साइकिल्स आर ऑल्सो लाइकली टू गेट ट्रांसमिटेड रैपिडली टू अदर कंट्रीज। जो ट्रेड साइकिल्स होती हैं, ये थोड़ा सा समझा देता हूँ, हालांकि हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर 5, उसमें सीखेंगे, लेकिन हल्का सा यहाँ बता देता हूँ। ट्रेड साइकिल्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव हर बिजनेस में, मतलब कभी अच्छा समय भी आता है, हाँ बूम और रिसेशन भी कह सकते हो, और कभी बुरा समय भी आता है। तो अच्छा बुरा जैसे इंसान के जीवन में चलता है, वैसे इकोनॉमी में और बिजनेस में भी चलता है। तो मान लो किसी देश में, किसी दूसरे देश में बुरा समय चल रहा है, US में मान लो बुरा समय चल रहा है, तो आजकल किसी एक देश में अगर कुछ बुरा चल रहा होगा तो वो बड़ी आसानी से दूसरे देशों तक भी फैल जाता है ना। तो जैसे कोई बीमारी होती थी ना पुराने ज़माने में कि जो एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से फैल जाती थी, तो ऐसी ये ट्रेड साइकिल्स जो हैं, अगर किसी एक देश में कुछ बुरा दौर चल रहा है तो वो आसानी से दूसरों में भी पहुंच जाती है। आपने एग्जाम्पल अगर सुना होगा, 2008 में US में क्राइसिस हुआ था, लेमन ब्रदर्स, मतलब आप छोटे नहीं होंगे, शायद नहीं सुना होगा इतना। तो उस समय US के अंदर मतलब एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, तो वो हुआ US में था ओरिजिनेट, लेकिन उसका प्रभाव फिर पूरी दुनिया में हो गया, तो फिर पूरी दुनिया में ग्लोबल रिसेशन हो गया। तो ट्रेड साइकिल्स जो है वो आसानी से एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाती हैं। तो ये भी एक डीमेरिट है इंटरनेशनल ट्रेड का, कि भाई एक देश की बुराई दूसरे में भी आसानी तक पहुंच जाएगी, ये भी एक नुकसान हो सकता है। उसके बाद अगली बिंदी, और क्या नुकसान हो सकता है? डिपेंडेंस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डिपेंडेंस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑन फॉरेन नेशंस। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो निर्भर हो जाएंगे दूसरे देशों पर, यह भी एक नुकसान हो सकता है। इसके बाद अगली बिंदी, देयर इज ऑफन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। आजकल ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है सर। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता सर। पारदर्शिता मतलब, तो पारदर्शिता मतलब ये कि भाई मान लो US है, बड़ा देश है, तो वो जो ट्रेड डील्स करेगा आपके साथ तो वो आपको बताएगा ही नहीं कि उसके पीछे वो क्या चाल चल रहा है। तो आजकल ट्रांसपेरेंसी कम है, तो वो आपको बोल तो देगा कि मैं सस्ते में बेच रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो आपको महंगा बेच रहा हूँ। तो इंटरनेशनल ट्रेड में आजकल ट्रांसपेरेंसी भी नहीं देखने को मिलती, ये मतलब है ना, मतलब कि बड़े कंट्रीज चीज़ें छुपा लेते हैं, धोखा दे देते हैं। तो देयर इज ऑफन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। और एक और लिख लेते हैं, तो बहुत सारे डिमेरिट हो जाएंगे। इसमें लिख लो, टू मच ऑफ
एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, टू मच ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। अब इस चक्कर में बहुत सारे देश जो हैं वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही हो गए, कह रहे भैया अब तो सारा सामान बाहर ही बेचेंगे बस। तो उन्होंने अपने मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो देश में चाहिए, देश में सड़क नहीं बन रही, देश में ब्रिज नहीं बन रहा, लेकिन देश में स्कूल नहीं बन रहा, क्या बन रहा है, गुड्स बन रहे हैं कि बाहर बेचने। तो मतलब थोड़ा ये भी एक डीमेरिट हो सकता है कि कुछ देश इंटरनेशनल ट्रेड के चक्कर में सिर्फ बाहर बेचने के लिए ही अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो टू मच ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, ऐसा भी डीमेरिट हो सकता है। बाकी एटसेट्रा एटसेट्रा मतलब और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो आप सोच भी सकते हो और जो आप नहीं भी सोच सकते। तो मतलब बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है फायदे और नुकसानों की वैसे तो, लेकिन हमने मोटे मोटे कुछ फायदे भी लिख लिए और मोटे मोटे हमने कुछ नुकसान भी लिख लिए इंटरनेशनल ट्रेड के। तो समझ आ गया इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में तो यही है बस कि भैया इंटरनेशनल ट्रेड है क्या, तो इंटरनेशनल ट्रेड तो है ये डायग्राम, और इसके फायदे भी होंगे, ये सब फायदे हो गए येलो कलर में, और इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, वो सब नुकसान हो गए ब्लू कलर में। तो क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद जी मेन पॉइंट नंबर 2, तो ये बस आपका मेन पॉइंट है, इसमें लिखनी है हमको इंपॉर्टेंट थ्योरीज। तो इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरियां दी, तो बस हमें उनकी थ्योरियां पढ़नी है। तो वैसे पूरे चैप्टर में 5 थ्योरियां हैं टोटल 5 थ्योरियां है ना। तो हम 1 से शुरू कर लेते हैं। तो पहले का नाम लिखना है द मर्केंटाइल, जो लिखते हैं वर्ड उसमें इस्ट्स लगा देना आगे, MERCANTIL तक लिखकर फिर ISTS, द मर्केंटलिस्ट्स व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये पहली थ्योरी थी, सबसे पहली थ्योरी थी इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर, इसको बोलते हैं मर्केंटलिस्ट्स व्यू। तो पहले तो बादल ही लिख लो कि मर्केंटलिस्ट व्यू डिराइव्ड फ्रॉम, तो बताओ ये कौन से शब्द से डिराइव हुआ। हाँ तो वही है, तो लिख लेते हैं डिराइव फ्रॉम मर्केंटाइल, MERCANTILE, मर्केंटाइल, डिराइव फ्रॉम मर्केंटाइल। बाकी मर्केंटाइल का यहाँ पर क्या मतलब है, छोटा सा एरो डाल के वो भी आप लिख सकते हो, ट्रेड एंड कमर्शियल अफेयर्स। तो ये थ्योरी ही मतलब इस शब्द से डिराइव हुई है कि भाई दो देशों के बीच में कुछ ट्रेड हो रहा है या कोई कमर्शियल अफेयर है जिसको मर्केंटाइल कहते हैं। तो बेसिकली ये बन गया मर्केंटलिस्ट व्यू। तो ये सबसे पुरानी थ्योरी है मर्केंटलिस्ट व्यू। तो पहले मैं समझा देता हूँ कि इस थ्योरी में बेस क्या है। बस इस थ्योरी में एक ही कीवर्ड है, या मतलब इस थ्योरी में एक ही कहानी है। ये थ्योरी इस चीज़ पर बेस्ड है, ये थ्योरी ये कहती है कि किसी भी देश को किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एक्सपोर्ट्स पर। इस थ्योरी ने ये कहा कि हर देश को बस ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होने चाहिए, है ना। किसके कंपैरिजन में ज़्यादा होने चाहिए, इंपोर्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होने चाहिए। तो इस थ्योरी में बस मुद्दे की यही बात है। बाकी तो मैं गोल मटोल अंग्रेजी लिखवाऊंगा, वो तो कहानियाँ होंगी, लेकिन इस थ्योरी की मुद्दे की बात क्या है कि किसी भी देश का फोकस क्या होना चाहिए कि आपके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो, कोशिश ये हो कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, भारी हो, और इंपोर्ट्स हल्के हो, कम हो। तो इसको मैंने सीसो वाले झूले से बनाकर आपको समझाने की कोशिश कर दी। तो समझ आ गया कि मेन फोकस क्या है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होने चाहिए, इंपोर्ट्स कम होने चाहिए। तो आप भी बना लो झूला अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो, और नहीं अच्छी है तो खाली इक्वेशन लिख लेना। मतलब की वर्ड्स हैं, की पॉइंट ऐसे मेंशन कर देता हूँ, बाकी इंग्लिश नीचे लिखवाऊंगा, लेकिन रिवीजन के टाइम पर बस जल्दी से देख कर जाना हो तो ये देख लेना कि भाई क्या है मुद्दे की बात है। जिसमें मुद्दे की बात है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, ये कह रही है थ्योरी। चलो क्लास 12 वाला दिमाग लगाओ, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे और इंपोर्ट कम होंगे तो इससे क्या होगा, फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। वेरी गुड। तो एक चैप्टर तो आपने सही सोच लिया, अब दूसरा चैप्टर सोचो, नेशनल इनकम वाला। जिस चैप्टर में मेनली आपने पढ़ा वो चैप्टर बोलो, BOP। हाँ ये कहाँ पढ़े थे, एग्जैक्ट टर्म कहाँ पढ़े थे, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस चैप्टर में आपने एक्जैक्टली इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ा है, BOP। तो BOP में दिमाग लगाओ कि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है तो, हाँ तो ये बाद में लिख लो। तो बस ये मर्केंटलिस्ट व्यू ये था कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होना चाहिए, बस इस पर फोकस करो, या बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल होना चाहिए। तो ये आप बाद में लिख सकते हो कि भाई एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, ताकि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड या BOP सरप्लस में हो। बिल्कुल सही, याशी गुप्ता जी ने बताया। तो बस तो मुद्दे की बात तो ये, बाकी लेकिन इंग्लिश लिख लेते हैं एक बार, थोड़ा डिजाइनर। तो इसमें लिख लो, अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट एनकार्टा डिक्शनरी ब्रैकेट में 2009, कॉमा, मर्केंटिलिज्म इज द इकोनॉमिक पॉलिसी trending in Europe from 16th to 18th century, comma, where the government used power to control industry and trade with the belief that
with the belief that national power with the belief that national power is achieved and sustained by having constant large quantities of exports over imports बस। तो अंग्रेजी तो यही है, बाकी क्या है वो समझा देता हूँ। तो इसमें कुछ MCQ पूछ सकता है। तो 2009 की माइक्रोसॉफ्ट एंड कार्टर डिक्शनरी में मीनिंग दे रखा है मर्केंटलिज्म का। तो ये बेसिकली पुराना कॉन्सेप्ट है, यूरोप में चलता था पहले। तो यूरोप के राजा महाराजा ये सोचते थे 16 से 18 सेंचुरी के बीच में, तो वो ये सोचते थे कि भाई किसी भी देश के पास शक्तियाँ कब होंगी, कोई भी नेशन पावरफुल कब होगा, जब वो अपनी सारी इंडस्ट्रियों को कंट्रोल करे, अपने सारे ट्रेड को कंट्रोल करे और लगातार कई सालों तक उनकी क्वांटिटीज एक्सपोर्ट की ज़्यादा हो और इंपोर्ट की कम हो, तो फिर वो देश शक्तिशाली बन जाएगा। ऐसा यूरोप में वो पहले सोचते थे। चलो तो समझ आ गया मर्केंटलिज्म क्या है। तो बेसिकली इंग्लिश तो ये है, लेकिन मुद्दे की बात बस आप ये ध्यान रखना कि ये थ्योरी क्या कहती है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, BOP जो है वो फेवरेबल हो। चाइना जैसा सोच सकते हैं, बिल्कुल कोशिश सबकी यही होती है। चलो तो ये तो हो गई मर्केंटलिस्ट व्यू, पहली थ्योरी। फिर कुछ वर्षों बाद आई दूसरी थ्योरी। ये आप सबके फेवरेट इकोनॉमिस्ट कौन है बताओ? फादर नहीं, फादर कौन थे इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। कीन्स कहाँ थे फादर? बाप का नाम कौन है? इकोनॉमिक्स का बाप कौन? एडम स्मिथ। हाँ, तो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज दूसरी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। इसमें एब्सोल्यूट कीवर्ड है, इसको हाईलाइट कर लेना, बाकी आदमी बना लो, याद रहेगा। तो ये श्री एडम स्मिथ साहब की थ्योरी है, हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का बाप कौन? एडम स्मिथ। ठीक, याद रखना नाम एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ साहब ने थ्योरी दी, तो लिखते हैं थोड़ी बहुत बातें क्या हैं, फिर लिख के समझा दूंगा। तो फर्स्ट एरो में लिखना, इन दिस थ्योरी कॉमा एडम स्मिथ एज्यूम्ड, फिर आप डैश डाल दो। तो भाई इस थ्योरी में एडम स्मिथ साहब ने कुछ अजम्पशंस मानी है पहले तो वो लिखते हैं पहले तो ये अजम्पशन सिर्फ मतलब इनकी थ्योरी के लिए, प्रैक्टिकली आप सोचोगे तो आपको हंसी आएगी, लेकिन हंसना किसी को नहीं है। तो पहला अजम्पशन है ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, कि बस दो देशों के बीच में ट्रेड होगा। ठीक है, तो ये है वही पहली अजम्पशन कि बस दो देश ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मल्टीलैटरल ट्रेड नहीं हो रहे, बायलैटरल है, दो देशों के बीच में ही ट्रेड हो रहा है। नंबर टू कमोडिटी ओनली, और दो ही कमोडिटी है बस, ये भी अच्छी बात है कि मतलब मैं आपको एप्पल बेचूंगा और आप मुझे ऑरेंज बेचोगे, ऐसा कुछ। तो दो कंट्री हैं, दो कमोडिटी। ठीक है, तीसरी अजम्पशन नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, खर्चा कोई नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का। तो आप मुझे बेचोगे या मैं आपको बेचूंगा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कुछ नहीं, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये सब बातें मैं नहीं कह रहा, तो मुझ पर मत हंसना, ये सब बातें कौन कह रहे हैं? एडम स्मिथ साहब की थ्योरी की अजम्पशन है, थ्योरी बहुत पुरानी थ्योरी है, 250 साल पुरानी, इसलिए आज आप हंस सकते हो, लेकिन उस समय ये सब बातें होती थी थ्योरीज में। अच्छा, उसके बाद चौथी अजम्पशन, लेबर वॉज मोबाइल विद इन कंट्री बट immobile between countries, but immobile between countries। तो ये मैं समझाया था, ये assumption क्या कह रही है? ये assumption ये कह रही है, वैसे तो आप समझ गए होंगे कि जो लेबर है वो कंट्री के अंदर तो जहाँ मर्जी घूम ले, वो मोबाइल है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा सकती है। ठीक है जी, लेकिन अगर उसको किसी दूसरे देश जाना है तो वो नहीं जा सकती, फिर वो इमोबाइल है। तो समझ गए जी, मोबाइल मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो लेबर जो है वो विद इन द कंट्री तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, लेकिन इमोबाइल है बिटवीन कंट्रीज, तो ये वहाँ नहीं जा सकती लेबर। तो देखो पुरानी थ्योरी, हालांकि आज थोड़ी ना ऐसा होता है, आज तो लेबर भी मोबाइल जाती है, लेकिन पुरानी थ्योरी की अजम्पशन है। और पांचवी अजम्पशन ये भी लिख लेते हैं, ही एज्यूम्ड दैट एनी ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज considered would take place if क्या मुद्दे की बात लिखना है, if each of the two countries had an absolutely lower cost in the production of one of the commodities। तो इसमें आप एब्सोल्यूटली को ब्लॉक बना लेना। तो यहाँ से थ्योरी का नाम, एक बार ऊपर जा रहा हूँ, एब्सोल्यूट एडवांटेज वाला थ्योरी पड़ गया, और लोअर कॉस्ट को अंडरलाइन करना, अभी समझाता हूँ क्या है। तो एब्सोल्यूटली लोअर कॉस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द कमोडिटीज। तो ये असम्पशन पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा फिर समझाऊंगा, ठीक है ना? तो इसी तरह से लिख लो, लेकिन पहले थ्योरी पढ़ा देता हूँ कि क्या बोला एडम स्मिथ साहब ने, वो अब आप नीचे हाथ का निशान बना कर लिखो।
कि एडम स्मिथ साहब ने अजम्पशन तो मान ली कि भाई दो देश हैं, दो ही कमोडिटी हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है नहीं, लेबर अंदर अंदर तो फ्रीली घूम लेगी लेकिन अक्रॉस होगी नहीं। और एक ये क्या अजम्पशन है, ये थोड़ी देर में समझाता हूँ, लेकिन थ्योरी क्या बोली एडम स्मिथ साहब ने वो लिख लेते हैं। तो इसमें लिखो आप, एडम स्मिथ थॉट दैट द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वॉज के बाद 3 शब्द लिखेंगे और वही कीवर्ड है। एमसीक्यू में बस यही शब्द आएंगे आपके, तो एडम स्मिथ याद रखना थ्योरी। तो वो 3 शब्द हैं जी, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, यानी कि एडम स्मिथ साहब का मानना था जब मुझे कॉस्ट का फायदा मिलेगा, एब्सोल्यूट कॉस्ट का फायदा मिलेगा, अभी समझाऊंगा क्या होता है, तो हम ट्रेड करेंगे, तो दो देश ट्रेड करेंगे, फुल स्टॉप। अब बच्चा पूछता है भाई सर एब्सोल्यूट कॉस्ट ये क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है एब्सोल्यूट कॉस्ट? तो लिखो आगे, द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज refers to the ability of a party to produce greater quantity of a good, using the same amount of resources। अच्छा, using the same amount of resources, और ब्रैकेट में लिख लो और समझ आ जाएगा, सिंपल कंपैरिजन ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी को आप चाहो तो अंडरलाइन या हाईलाइट भी कर सकते हो। तो बस, तो एडम स्मिथ साहब कितने भोले मासूम थे, उन्होंने कितनी सिंपल सी बात कही कि भाई दो देश हैं, दो गुड्स हैं, और वो कैसे ट्रेड करेंगे। तो ऐसी अब आपको कहानी समझा देता हूँ, कंट्री ए, कंट्री बी। तो कंट्री ए में मान लो एक लेबर, एक मजदूर 1 घंटे में 8 पिज़्ज़ा बना रहे हैं, लेकिन कंट्री बी में एक मजदूर 1 घंटे में, और रिसोर्सेज सेम है। कई बच्चा कैसा, उसके पास तो पिज़्ज़ा का मटेरियल ज़्यादा है, नहीं, दोनों के पास रिसोर्स सेम है, समय भी सेम है, देखो मजदूर भी सेम है ना, तो इसलिए रिसोर्सेज दोनों कंट्रियों में सेम है, लेकिन कंट्री बी वाला मजदूर बना रहा है 9 पिज़्ज़ा बस। तो इस बात को कह दिया एडम स्मिथ साहब ने कि भाई कंट्री बी जो है, दूसरी वाली कंट्री जो है, उसके पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है, और एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का मतलब कि उसका लेबर ज़्यादा प्रोडक्टिव है, वो सेम रिसोर्स में सेम टाइम में ज़्यादा बना पा रहा है। तो कंट्री बी जो है उसके पास एडवांटेज है ना, तो समझ आ गया एडवांटेज उसके बाद, तो उसका मजदूर ज़्यादा तेज है, लेबर प्रोडक्टिविटी। तो ये आप डायग्राम बना लो तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि भाई क्या कह रहे हैं एडम स्मिथ साहब। बाकी मैं तब तक इंग्लिश पढ़ देता हूँ। तो उसमें ये लिखा है कि एडम स्मिथ साहब का सोचना था कि भैया इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के हिसाब से होता है, और एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का मतलब है कि एबिलिटी ऑफ वन पार्टी, मतलब एक पार्टी की क्षमता टू प्रोड्यूस ग्रेटर क्वांटिटी, देखो ब्लॉक बना देता हूँ, लिखा भी है टू प्रोड्यूस ग्रेटर क्वांटिटी, वो ज़्यादा क्वांटिटी बना पा रहा है। और आगे ये भी लिखा है यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स सेम है, तो एक ही मजदूर है, एक ही घंटा है, लेकिन वो ज़्यादा पिज़्ज़ा बना पा रहा है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। चलो नंबर 3, तीसरी थ्योरी और लिखते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखो अब नंबर 2 थ्योरी में देखो कीवर्ड जो था ना, कीवर्ड था थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, है ना। तो इसी को बस हल्का सा कंटिन्यू कर दिया, इसका बन गया नाम थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो इसमें आप कंपैरेटिव वर्ड को हाईलाइट कर लेना चाहें, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। अच्छा, बाकी पुराने वाले में मीनिंग तो समझा दिया था, बाकी अजम्पशन मैं भूल गया था बताना, मैंने कहा था पहले थ्योरी समझा दूं। तो अजम्पशन जो है बेसिकली थ्योरी जो लिखी है वही अजम्पशन है। एक बार मैं वहाँ पे दोबारा आ जाता हूँ। तो थ्योरी जो समझाई थी वही अजम्पशन में बात लिखी है कि भाई दो कंट्रियों के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है ना, तो वो लिख रहा है कि वो तभी होगा अगर कंट्रियों के पास एब्सोल्युटली लोअर कॉस्ट की एडवांटेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द कमोडिटीज। तो यानी कि जैसे हमारे एग्जांपल में ए और बी कंट्री ट्रेड इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर बी कंट्री के पास लोअर कॉस्ट की एडवांटेज है, किसी एक के पास लोअर कॉस्ट की एडवांटेज होगी एक गुड के लिए। हो सकता है कंट्री ए, अब मैंने दूसरा गुड लिया नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही बताने के लिए बता देता हूँ। मान लो कंट्री ए का मजदूर बर्गर बनाने में तेज है, वो 1 घंटे में 4 बर्गर्स बना रहा है, और कंट्री बी का मजदूर बर्गर बनाने में मान लो स्लो है, वो सिर्फ 3 बर्गर बना रहा है। तो ऐसे में ए और बी कंट्री क्या करेंगे, अब वो इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे। कंट्री ए कहेगा कि भाई पिज़्ज़ा तुम बना के भेजो हमें, तुम्हारे मजदूर पिज़्ज़ा में तेज है, और बर्गर हम बना के बेचेंगे तुम्हें क्योंकि हमारे मजदूर बर्गर में तेज है। तो ये कहना चाहते थे एडम स्मिथ साहब कि भाई दो कंट्रियों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड कब होगा, जब किसी एक के पास किसी एक गुड का एडवांटेज होता है, लोअर कॉस्ट का।
अगर मान लो इसके मजदूर खुद ही तेज होते तो फिर थोड़ी ना उससे ट्रेड करता, फिर तो कहता मैं खुद बना लूंगा। तो कंट्री ए जो है वो पिज्जा में स्लो है तो वो बी से पिज्जा खरीदना चाहेगा, और कंट्री बी बर्गर में स्लो है तो वो ए से बर्गर खरीदना चाहेगा। मतलब आप मैथ्स में तेज हो, आपका दोस्त अकाउंट्स में तेज है, तो आप मैथ्स अपने दोस्त को पढ़ाओगे और आपका दोस्त अकाउंट्स आपको पढ़ाएगा। वही वाली बात, तो समझ आ गई? चल, तो उसी थ्योरी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर दिया तो वो बन गई अब ये वाली नंबर 3, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो इनका नाम लिखते हैं महाशय का। सबसे पहले फर्स्ट एरो डाल के, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स in economics is given by, तो हाईलाइट करना है आपको ये नाम, डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो, तो ये थ्योरी डेविड रिकार्डो ने दी है, तो इसलिए इनफैक्ट इसका नाम रिकार्डोस थ्योरी भी है। नेक्स्ट एरो, रिकार्डो ऑब्जर्व्ड दैट ट्रेड वाज ड्रिवन बाय comparative rather than absolute cost। तो रिकार्डो ने एडम स्मिथ की थ्योरी को थोड़ा और एडवांस कर दिया और बेहतर कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ट्रेड होता है वो ड्रिवन बाय, मतलब उसके पीछे जो फैक्टर होता है वो कंपैरेटिव होता है, कंपैरेटिव एडवांटेज, कि मैं तुमसे बेहतर हूं, अगर तुमसे कोई और बेहतर होगा तो हो सकता है मैं तुम्हारे साथ ट्रेड ना करूं, मतलब इस तरह से। यानी कि यहाँ पर हम एब्सोल्यूट वैल्यूज को नहीं देखकर या एब्सोल्यूट कॉस्ट को ना देखकर हम रादर कंपैरेटिव व्यू रखते हैं। तो रिकार्डो जो था उसकी थ्योरी थोड़ा सा एडम स्मिथ से और एक कदम आगे चली गई। एडम स्मिथ ने तो कहा था बस 2 देश हैं और वो आपस में एब्सोल्यूट कॉस्ट देख रहे हैं, लेकिन रिकार्डो ने कहा कि भाई ऐसा थोड़ी ना, 2 देश थोड़ी ना, 100 देश है, तो मैं कंपेयर करूंगा और जिसमें कंपैरेटिवली कॉस्ट अच्छी होगी वहां से ट्रेड करूंगा। तो इसने थोड़ा सा उसको बेहतर बना दिया, तो इसीलिए इसका नाम है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। और एडम स्मिथ की कॉस्ट का थ्योरी का नाम था एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो ये 2 शब्दों का फर्क है। तो एब्सोल्यूट वर्ड आएगा तो एडम स्मिथ याद रखना, कंपैरेटिव वर्ड आएगा तो रिकार्डो। बाकी क्या है, रिकार्डो भाई ने क्या कहा लिखते हैं, तो इसमें आप लिखना रिकार्डोज insight was Ricardo's insight was that such a country would still benefit from trading according to comparative advantage, डैश डाल के लिखना, exporting products in which absolute advantage was greatest and importing products in which absolute advantage was comparatively less। तो ये अंग्रेजी लिखी है रिकार्डो भाई की, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ऐसे नहीं समझ आएगी। लेकिन रिकार्डो ने मुद्दे की बात जो कीवर्ड है, आप तो कीवर्ड याद रखना, उसने कहा था कि कोई भी देश जो है वो ट्रेडिंग तब करेगा जब उसको कंपैरेटिव एडवांटेज होगी। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि भाई क्या कहना था रिकार्डो भाई का। बाकी एमसीक्यू के लिए तो आपका कीवर्ड आपको पता ही चल गया, कंपैरेटिव एडवांटेज। लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज का क्या मतलब कहना चाह रहे थे रिकार्डो भाई, वो समझा देते हैं। तो ये आप मेरे साथ ही बना लो, एक ड्राइंग बनानी है आपको, ठीक है। तो एक तरफ लिख लो कंट्री ए, दूसरी तरफ लिख लो कंट्री बी। तो एक तरफ लिख लो कंट्री ए, एक तरफ लिख लो कंट्री बी। कंट्री ए में भी एक मजदूर बना लो, कंट्री बी में भी एक मजदूर बना लो। चलो, तो कंट्री ए जो है, अगर उस मजदूर से आप 1 घंटा काम करवाओ कि मजदूर भाई 1 आवर काम करना है तुम्हें, तो ये कंट्री ए का मजदूर 1 घंटे में 4 बर्गर बना सकता है। कितने बर्गर बना सकता है? 4 बर्गर, ठीक है। और अगर आप इसको 1 घंटे में बर्गर ना बनवाओ, इसको बोलो भाई नहीं तुम्हें बर्गर नहीं बनाने, जाओ तुम पिज़्ज़ा बनाने जाओ, तो अगर ये 1 घंटा पिज़्ज़ा बनाने में काम करेगा तो ये बना लेगा 2 पिज़्ज़ा। तो ये कंट्री ए के मजदूर की क्षमता लिखवाई है मैंने। ये समझ आ गया आपको कि अगर बर्गर बनवाओगे तो कितने बनाएगा बर्गर? 4, और अगर पिज़्ज़ा बनवाओगे तो 2, ठीक है जी। फिर मैं कंट्री बी पहुंच गया फ्लाइट पकड़ के। फिर मैंने कंट्री बी के मजदूरों से पूछा कि भाई तुम्हें 1 घंटा काम करवाना है और तुम्हें 1 घंटा बर्गर बनाने के लिए दिए जाएंगे, तुम कितने बर्गर बनाओगे? तो कंट्री बी का मजदूर 1 घंटे में बनाएगा 1 बर्गर। तो ऐसा हो सकता है, किसी को तकलीफ तो नहीं है, मेरी मर्जी मैं कुछ भी लिखूं, भाई हो सकता है ना, मतलब पॉसिबल है, आपको डाइजेस्ट हो गई ये बात। और अगर उसको मैंने कहा कि भाई तुम्हें बर्गर नहीं बनाना, भाई तुम पिज़्ज़ा बनाने चले जाओ, तो वो 1 घंटे में कितने पिज़्ज़ा बना रहा है? 1, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए, मतलब मैं कुछ भी मनगढ़ंत बातें लिख रहा हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो है ना। ऐसा हो सकता है कंट्री ए जो है उसका मजदूर 1 घंटे में 4 बर्गर बना सकता है, अन्यथा 2 पिज़्ज़ा बना सकता है, और कंट्री बी का मजदूर 1 घंटे में 1 बर्गर बना सकता है, अन्यथा 1 पिज़्ज़ा बना सकता है, ठीक है। तो दोनों को अपनी अपनी स्पीड होगी, अपनी अपनी क्षमताओं का पता है। चलो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब देखो, जो
कंट्री बी है, कंट्री बी, कंट्री बी जो है उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो आप सोचना कंट्री बी जो है, अगर कंट्री बी को 2 पिज़्ज़ा बनाने हो तो उसको कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे, है ना? ऐसे लिख लेता हूँ, कंट्री बी को 2 पिज़्ज़ा बनाने में 2 घंटे लगेंगे। अब कंट्री बी जो है वो कह रहा है कंट्री ए से, तुम 2 पिज़्ज़ा हमसे खरीद लो, तुम 2 पिज़्ज़ा हमसे खरीदो। बी वाला ए को कह रहा है कि तुम 2 पिज़्ज़ा हमसे खरीद लो, ठीक है। अब कंट्री ए जो है उसमें अगर 2 पिज़्ज़ा बनते तो कितना टाइम लगता? 1 घंटा लगता। तो बड़े ध्यान से आपको सुनना है मेरी बातों को। तो कंट्री ए जो है वो अपने मजदूर से पिज़्ज़ा नहीं बनवाएगा, वो अपने मजदूर से पिज़्ज़ा नहीं बनवाएगा। कंट्री ए कह रहा है भाई 2 पिज़्ज़ा मैं किससे खरीद लूँगा? कंट्री बी से खरीद लूँगा, राइट। तो वो अपने मजदूर को पिज़्ज़ा नहीं बनवाएगा। कंट्री ए अपने मजदूर से कहेगा भाई तुम पिज़्ज़ा मत बनाओ, तुम बर्गर बनाओ, तुम 1 घंटे काम करो और क्या बनाओ? बर्गर बनाओ। तो कंट्री ए ने कितने बर्गर बना लिए घंटे में? 4 बर्गर बना लिए, ओके। और कंट्री ए कहेगा कंट्री बी को कि भाई मैं तुम्हें बर्गर बेचूंगा, मैं तुम्हें क्या बेचूंगा? बर्गर बेचूंगा। अब कंट्री ए 4 बर्गर अगर बना रहा है 1 घंटे में और वो बर्गर अगर कंट्री बी को बेचता है, तो आप ये देखो कि कंट्री बी ने 2 घंटे काम करा था इसके मजदूर ने, और 2 घंटे काम करके 2 पिज़्ज़ा बनाए थे। तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी कंट्री बी की? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि इसने 2 पिज़्ज़ा बनाने के लिए क्या खो दिया था? 2 बर्गर खो दिए थे, क्योंकि कंट्री बी के मजदूर ने 2 घंटे काम करा भाई, और 2 घंटे में उसने 2 पिज़्ज़ा बनाए, और 2 पिज़्ज़ा बनाने के लिए इसका मतलब उसने क्या खो दिया, क्या फॉरगॉन कर दिए थे? 2 बर्गर्स। तो जब कंट्री ए 4 बर्गर बना रहा है तो वो 2 बर्गर्स कंट्री बी को बेच देगा कि ये लो भाई तुम 2 बर्गर मेरे से खरीद लो, और इसके बावजूद भी कंट्री ए के पास 2 बर्गर्स रिमेनिंग और बच जाएंगे। मतलब इसके पीछे बहुत बड़ी लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स चल रही है जो रिकार्डो समझाना चाह रहा है कि भाई कंट्री ए और कंट्री बी जो है ये आपस में जब ट्रेड करते हैं तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि तुम किसमें थोड़ा कम अच्छे हो या किसमें तुम मतलब तुम्हें किसमें फायदा होगा और मुझे किसमें फायदा होगा। तो दोनों ने कुछ इस तरह से डीलिंग करी कि कंट्री ए जो है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंट्री ए जो है वो कंट्री बी से क्या खरीद रहा है? 2 पिज़्ज़ा, ये देखो एरो पे फोकस करते हैं ना। और कंट्री ए जो है वो कंट्री बी को क्या बेच रहा है? 2 बर्गर्स। तो कंट्री बी बर्गर नहीं बनाएगा, कंट्री बी सिर्फ क्या बनाएगा? पिज़्ज़ा। और कंट्री ए पिज़्ज़ा नहीं बनाएगा, कंट्री ए क्या बनाएगा? सिर्फ बर्गर बनाएगा, क्योंकि कंट्री ए और कंट्री बी को पता है कि ऐसा करने से दोनों का फायदा हो रहा है, कंट्री बी को भी फायदा हो रहा है और कंट्री ए को भी फायदा हो रहा है। तो मतलब ऐसा कुछ रिकार्डो भाई समझाना चाह रहे हैं। तो समझ आ गया? मतलब हो सकता है ना भी समझ आओगे एकदम से मैथमेटिकल एग्जांपल्स हैं तो, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि रिकार्डो भाई ने समझाने की क्या कोशिश करी थी। तो रिकार्डो जी ने ये समझाने की कोशिश करी थी कि 2 देश जो होते हैं या देश जब आपस में ट्रेड करते हैं तो वो कंपैरेटिव एडवांटेज को देखते हैं कि भाई किसको क्या बनाने में फायदा होगा और मैं तुम्हें क्या बेचूं और तुम मुझे क्या बेचो। अब एक बार थोड़ी सी ये इंग्लिश समझा देता हूं तो आप इस पर फोकस कर लेना। देखो कंपैरेटिव एडवांटेज का उन्होंने एक क्या स्टेटमेंट दे रखा है, देखो एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स, मतलब आप एक्सपोर्ट करो कौन सा प्रोडक्ट इन विच एब्सोल्यूट एडवांटेज वाज द ग्रेटेस्ट, जिसमें आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज सबसे ज्यादा हो, और इंपोर्ट करो वो प्रोडक्ट जिसमें आपको पता है कि आपके पास एडवांटेज थोड़ा कम है। तो मतलब सिंपल सी बात है, आप इसको एग्जांपल को ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो मुझे पता है कि मैं मैथ्स में बहुत होशियार हूं और अकाउंट्स में थोड़ा कम होशियार हूं, और मेरा दोस्त जो है, मेरा दोस्त वो मैथ्स में थोड़ा कम होशियार है लेकिन वो अकाउंट्स में बहुत होशियार है। तो मुझे क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए? एक्सपोर्ट का मतलब मैं उसको क्या पढ़ाऊं? मैथ्स पढ़ाऊं। और मैं इंपोर्ट क्या करूं? मतलब मैं उससे क्या सीखूं? अकाउंट्स। तो आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि आप एक्सपोर्ट क्या करोगे जो आपका सबसे अच्छा है, जिसमें आपके पास सबसे ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि वो प्रोडक्ट आप सबसे कम दाम में बना सकते हो। और इंपोर्ट क्या करो जिसमें आपकी एडवांटेज कम है, क्योंकि वो आप महंगा बनाओगे तो इससे बेटर है बाहर से खरीदो। तो जैसे इंडिया है, तो इंडिया बहुत सारी चीजें बाहर से क्यों खरीदता है? क्योंकि वो चीजें इंडिया में अगर हम खुद बनाएंगे तो महंगी पड़ेगी, लेकिन चाइना से ले लेंगे तो सस्ती पड़ेगी। तो यही बात रिकार्डो ने समझा कि 2 देश जो है वो बेसिकली कंपैरेटिव एडवांटेज देखते हैं कि भाई मैं जिसमें अच्छा हूं मैं वो एक्सपोर्ट कर दूंगा, जिसमें मैं थोड़ा सा खराब हूं वो इंपोर्ट कर दूंगा। तो हर देश अपना ऐसा कंपैरेटिव एडवांटेज देखता है। उसमें असम्पशन ज्यादा लगा रखी थी इसमें साहब ने, उसमें बस ये था कि 2 ही कंट्री होंगे और 2 ही प्रोडक्ट होगा। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें मल्टीपल कंट्रीज भी हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं बी के अलावा फिर सी को भी देखूं, डी को भी देखूं, ई को भी देखूं, और जो सबसे अच्छा होगा उसके साथ ट्रेड करूं, और इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो रिकार्डो की जो थ्योरी थी वो थोड़ा सा स्मिथ की थ्योरी से एडवांस हो गई, क्योंकि इसने बाद में लिखी थी, एडम स्मिथ की पुरानी थ्योरी। ठीक है, तो क्लियर हो गया? मतलब बेसिक पे फोकस करना है। तो ये थी जी आपकी रिकार्डो की थ्योरी। तो इसको मतलब आप वो लगा सकते हो